हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान की मूल धारणाएं, और उसमें सामान्य बातें हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। और आज हम पढ़ेंगे आवोगाद्रो परिकल्पना। आवोगाद्रो एक केमिस्ट्री के वैज्ञानिक थे और उन्होंने एक संकल्पना दी जिसे आवोगाद्रोज हाइपोथेसिस कहा जाता है। तो Avogadro's hypothesis, Avogadro's hypothesis हम पढ़ेंगे आज। इसने एक सामान्य बात कही कि समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। याद रखना, इनकी परिकल्पना क्या थी कि समान ताप व दाब पर, समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन में, गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। किसकी संख्या? अणुओं की संख्या समान होती है। ये इसकी हाइपोथेसिस थी और आवोगाद्रो महोदय की। तो आप याद रखना, समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह हाइपोथेसिस इनकी दी हुई है, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते। हाँ, इसको समझेंगे कि क्या कहा और कैसे कहा। तो हम क्या करते हैं, उदाहरण लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन के मध्य अभिक्रिया, हाइड्रोजन व क्लोरीन के मध्य अभिक्रिया निम्न प्रकार होती है। वो निम्न प्रकार कैसे? जैसे यहां लिखूंगा, जिस प्रकार आवोगाद्रो ने जिस रूप में उदाहरण लिया हम उसी रूप में लेंगे, हम चेंज नहीं कर सकते। हाइड्रोजन और क्लोरीन की अभिक्रिया में उन्होंने जो अभिकर्मक है, उन अभिकर्मकों को हिंदी रूप में और अंग्रेजी रूप में लिखा, न कि उनके प्रतीक लिखे। हाइड्रोजन और क्लोरीन की आप जब अभिक्रिया करवाते हो आवोगाद्रो के अनुसार, तो यहां हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। यह आपको ध्यान में रखना है उन्हीं के शब्दों में। यहां H2 प्रतीक उन्होंने नहीं लिया, यहां Cl2 प्रतीक नहीं लिया, यहां HCl नहीं लिखा, बल्कि ये हिंदी लैंग्वेज के नाम उन्होंने कई अभिक्रियाएं ली और उन्होंने हिंदी और इंग्लिश के नाम लिखे। और अब याद रखना, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन के मध्य अभिक्रिया करवाई तो हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त हुई। यदि हम इन गैसों के एक आयतन में अणुओं की संख्या n मान लें, यदि गैसों, कौन सी गैस? हाइड्रोजन क्लोरीन, और वो यदि गैसों के एक आयतन में, गैसों के एक आयतन में अणुओं की संख्या, यदि अणुओं की संख्या अगर हम n माने, अणुओं की संख्या n माने तो याद रखना, n माने तो, यदि यानी इनकी संख्या n माने तो क्या होगा? तो याद रखना, हाइड्रोजन और क्लोरीन की क्रिया करवाएंगे तो n अणु तो हाइड्रोजन के हैं, n अणु क्लोरीन के हैं और दोनों का योग हो रहा है, तो यहां 2n बन जाएगा, 2n हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा। तो फिर दोबारा से यहां यूं लिखेंगे कि यदि, मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन के एक आयतन में अणुओं की संख्या n माने तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन और इजिकल टू हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो क्या बनेगा? यदि अणुओं की संख्या n मान ले तो याद रखना, यहां भी n अणु हाइड्रोजन के, यहां भी क्लोरीन के n अणु, ठीक है ना, और यहां इसके 2n अणु, 2n अणु क्यों लिखा जाता है? सुन लीजिए, 2n अणु लिखने का कारण है कि ये H2 होता है, ये Cl2 होता है, जब बनता है तो HCl बनता है, और यहाँ H2 है, यहाँ तो H1 है, तो 2 लगाना पड़ता है, तो यहाँ 2 Cl हो गए तो 2 Cl हो गए, 2H तो 2H। तो बताइए ये n अणु
ये N अणु, बताइए 2N अणु बना कि नहीं बना HCl का, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप N अणु देखो, यदि हम बात करें, यदि मैं N को 1 मान लूं, कहने का अर्थ ये हाइड्रोजन का N अणु है, क्लोरीन का N अणु है और हाइड्रोजन क्लोराइड का 2N अणु है, यानी N अणु जोड़ हो रहे हैं, संयोग कर रहे हैं, तो 2N अणु बनेगा, 2N अणु बनेगा। और यही बात उन्होंने कही थी कि समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन में, ये समान आयतन है हर जगह, तो समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। गैसों के समान ताप और दाब पर और उनके समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यानी क्रियाकारक के जितने अणु संयोग करेंगे तो उत्पाद के उतने ही अणु बनेंगे, यही इस रूल में बताया था। तो जैसे N बराबर हम 1 मान ले तो एक अणु हाइड्रोजन का हो जाएगा, एक अणु, यदि N बराबर 1 मानूं तो N बराबर 1 मानूं तो N अणु हाइड्रोजन का, N अणु क्लोरीन का प्लस है और इजिकल टू आपके हो जाएगा 2 अणु हाइड्रोजन क्लोराइड के, 2 अणु हाइड्रोजन क्लोराइड के। तो फिर ध्यान देना, एक अणु इधर प्लस में हो गए तो 2 अणु बन गए। तो समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यानी क्रियाकारक के अणु और उत्पादों के अणुओं की संख्या समान होती है। कहां? समान ताप और दाब पर, और यही इनका सामान्य रूप था। अणु लिखूं तो हाइड्रोजन का अणु इस प्रकार होता है, प्लस क्लोरीन का अणु इस प्रकार होता है, और यहां HCl के आगे संतुलित करने तो 2 लगा देंगे तो 2 अणु, यहां याद रखना पूरा HCl अणु है, क्योंकि अणु किससे बने होते हैं? अणु परमाणुओं से। तो HCl अणु है तो इस अणु में एक H और एक Cl, ठीक है ना, एक H है एक Cl है, तो जाहिर सी बात है अलग अलग परमाणुओं से बना है, तो उन्होंने अवगाद्रो ने इसको अणु माना है। तो समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, सामान्य सी बात आप याद रखना। अब हम पढ़ते हैं अवगाद्रो परिकल्पना के अनुप्रयोग, यानी कहां कहां केमिस्ट्री में काम में लिया जाता है। तो अवगाद्रो ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में संशोधन कर अणु और परमाणु को नए सिरे से परिभाषित किया। अवगाद्रो ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में संशोधन कर और अणु और परमाणु की नए सिरे से परिभाषा की। तो परमाणु को अवगाद्रो ने किस प्रकार परिभाषित किया? उसने कहा कि तत्व का वह छोटे से छोटा कण, तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में और स्वतंत्र रूप से भाग ले सके। तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में स्वतंत्र रूप से भाग ले सके तो वह परमाणु कहलाता है। और इसी प्रकार अणु को उन्होंने परिभाषित किया नए सिरे से और बताया कि तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और जिसमें तत्व अथवा यौगिक के पूर्ण गुण विद्यमान हो, यानी तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और जिसमें उस तत्व या उस यौगिक के और पूर्ण गुण विद्यमान हो तो वह अणु कहलाता है। इस प्रकार से अणु और परमाणु को नए सिरे से परिभाषित किया। तो 1 नंबर बात ये होगी। 2 नंबर बात, अवगाद्रो ने बताया कि मानक ताप और दाब पर, मानक ताप बताता हूं मैं, 273 केल्विन को मानक ताप कहते हैं और एक वायुमंडलीय दाब को मानक दाब कहा जाता है, ठीक है ना। तो याद रखना 273 केल्विन ताप और एक वायुमंडलीय दाब, ये टेम्परेचर ये प्रेशर, तो 273 केल्विन जो टेम्परेचर है वो और एक वायुमंडलीय जो प्रेशर है वो, उसे याद रखना मानक ताप और दाब कहा जाता है। मानक यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इसे बोलते हैं। तो 273 केल्विन ताप और एक वायुमंडलीय दाब पर उन्होंने बताया कि किसी गैस का आयतन, कोई भी गैस हो, ठीक है ना, कोई भी गैस ले लीजिए आप, और कोई भी गैस हो तो कोई भी गैस का जो आयतन है वो याद रखना आयतन 22.4 लीटर होता है। उन्होंने फिक्स किया, किन्होंने? अवगाद्रो ने बताया कि मानक ताप और दाब पर
कोई भी गैस ले लीजिए, उस गैस का आयतन है, याद रखना, वो 22.4 लीटर होता है, ठीक है ना। तो आयतन कितना बताया, 22.4 लीटर आयतन होता है उस गैस का, ये बात बताई। ये अवोगाद्रो की परिकल्पना के अनुप्रयोग हैं, उन्होंने जो बातें बताई हम वो पढ़ रहे हैं। उन्होंने अणुभार और वाष्प घनत्व में एक संबंध दिया, अणुभार और वाष्प घनत्व में एक संबंध दिया, जिसे हम निम्न प्रकार से लिखते हैं, और वो क्या होता है, अणुभार बराबर, जो संबंध अवोगाद्रो ने दिया किसमें, अणुभार और वाष्प घनत्व में, तो अणुभार बराबर 2 गुणा वाष्प घनत्व, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। सामान्य सूत्र बनता है, याद रखना है। इस प्रकार से हम अवोगाद्रो की परिकल्पना के जो अनुप्रयोग हैं वो निर्धारित कर चुके हैं कि उन्होंने परमाणु को नए सिरे से और अणु को नए सिरे से परिभाषित किया, और इन परिभाषाओं के आधार पर डाल्टन के सिद्धांत में उन्होंने संशोधन किया। दूसरा बिंदु यह बताया कि 273 केल्विन ताप और 1 वायुमंडलीय दाब पर कोई भी गैस आप ले लीजिए, उसका आयतन हमेशा 22.4 लीटर होगा, और अणुभार और वाष्प घनत्व के मध्य एक संबंध दिया, जिसे कहते हैं अणुभार बराबर 2 गुना वाष्प घनत्व है। अगला टॉपिक है सीमांत अभिकर्मक, लिमिटिंग फैक्टर। तो ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सुनिए गौर से। किसी रासायनिक अभिक्रिया के संतुलित समीकरण में, जैसे रासायनिक अभिक्रिया ये लिख रहा हूं आपके सामने, और इस अभिक्रिया को लिखने के बाद इसे संतुलित कर देता हूं। यहां हाइड्रोजन 2, यहां हाइड्रोजन 3, पहले नाइट्रोजन 2 तो नाइट्रोजन 1, तो पहले यहां यूं लगा देता हूं, नाइट्रोजन 2 तो नाइट्रोजन 2 हो गए, लेकिन नाइट्रोजन तो बराबर हो गए, इधर 3 दूनी 6 हाइड्रोजन बढ़ गए, हाइड्रोजन बढ़ गए, तो यहां हाइड्रोजन 2 है तो यहां 3 कर देता हूं, ये संतुलित हो गए। और अब संतुलित हो जाने के बाद में, और इस संतुलित अभिक्रिया में ये देखिए क्रियाकारक है, आपको क्रियाकारकों को देखना है, इन्हें अभिकारक या अभिकर्मक कहा जाता है। इन्हें अभिकारक भी कहते हैं, इन्हें अभिकर्मक भी कहते हैं, इन्हें क्रियाकारक भी कहते हैं, इनके कई नाम हैं, ठीक है ना। हमें सिर्फ इन क्रियाकारकों को ही देखना है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के संतुलित समीकरण में, ये संतुलित समीकरण है, संतुलित समीकरण में, और जो क्रियाकारक है उन क्रियाकारकों में जिस क्रियाकारक की मात्रा सबसे कम होती है, मोल मात्रा जिसकी सबसे कम होती है, वह अभिक्रिया में सबसे पहले समाप्त हो जाता है। जैसे ही अभिक्रिया संपन्न होगी तो वह अभिक्रिया में सबसे पहले समाप्त होगा, या यूं बोलूं, जो कम मात्रा में वो सबसे पहले समाप्त होगा, और उसके समाप्त होते ही अभिक्रिया पूरी हो जाएगी। तो फिर मैं जो सबसे कम मात्रा वाला है उस अभिकर्मक को मैं बोलूंगा सीमांत अभिकर्मक। तो अब यहाँ नाइट्रोजन है, इसका 1 मोल है, हाइड्रोजन है, इसके 3 मोल हैं, 2 मोल अमोनिया बन रही है, तो 1 मोल नाइट्रोजन जब 3 मोल हाइड्रोजन से संयोग करती है तो 2 मोल अमोनिया बनती है। तो हमें ये तो देखना नहीं है, हमें तो सीमांत अभिकर्मक बताना है, इन क्रियाकारकों में से बताना है जिसकी मोल मात्रा सबसे कम होती है, याद रखना वो सीमांत अभिकर्मक होता है। जिसकी मोल मात्रा अभिक्रिया के संतुलित समीकरण में सबसे कम होती है वो सीमांत अभिकर्मक होता है। यानी वो सीमांत अभिकर्मक का मतलब है कि वो अभिक्रिया में सबसे पहले समाप्त होगा, और उसके समाप्त होते ही अभिक्रिया अचानक रुक जाएगी। तो सीमांत अभिकर्मक को दोबारा फिर सुन लीजिए, क्या बोलोगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया के संतुलित समीकरण में जो अभिकर्मक होते हैं, जो क्रियाकारक होते हैं, ठीक है ना, उन क्रियाकारकों में से, उन अभिकर्मकों में से, और सबसे कम मात्रा वाला अभिकर्मक जिसके समाप्त होते ही अभिक्रिया रुक जाती है, सबसे कम मात्रा वाला अभिकर्मक जिसके समाप्त होते ही अभिक्रिया रुक जाती है, तो ऐसे अभिकर्मक को सीमांत अभिकर्मक कहा जाता है। तो यहाँ N2 और H2 की अभिक्रिया से जब हम अमोनिया बनाते हैं तो नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ संयोग कर रहा है, तो नाइट्रोजन का तो केवल 1 ही मोल है, जबकि हाइड्रोजन के 3 मोल हैं। तो जाहिर सी बात है, हमें दिख रहा है कि नाइट्रोजन की मोल कम है हाइड्रोजन की तुलना में, हाइड्रोजन के तो 3 मोल है, नाइट्रोजन का 1 ही मोल है, तो अभिक्रिया में ये सबसे पहले
समाप्त होगा और इसके समाप्त होते ही अभिक्रिया रुक जाएगी, तो यहाँ नाइट्रोजन है वो सीमांत अभिकर्मक के रूप में काम भी करता है। तो फिर दोबारा एक बार फिर बता देता हूं, रासायनिक अभिक्रिया के संतुलित समीकरण में और अभिकर्मकों में से जो अभिकर्मक सबसे कम मात्रा में होता है तो वह अभिक्रिया में सबसे पहले समाप्त होगा, जिससे अभिक्रिया रुक जाती है और उस कम मात्रा वाले अभिकर्मक को सीमांत अभिकर्मक कहा जाता है। और उदाहरण के तौर पर हमने N2H2 का एग्जांपल लिया जिसमें हमने अमोनिया बनाई, तो इस प्रकार से हम इसको डिफाइन करते हैं।